अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नंबर 5। आज हम बड़ा डिटेल में ये देखने वाले हैं कि कैसे हम सेल्स इनवॉइसेस को पुट कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार इसका होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूके वैल्यू एडेड टैक्स को आज हम बड़ा डिटेल में देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो आप अटेंटिव होके देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो आप इसको ये हाइड कर दें, इट्स ऑल राइट। और तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि हम इनवॉइसेस पे जा सकें कि न्यू सेल्स इनवॉइस जो है हम उसको बनाएं। ये डैशबोर्ड अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ना, इनवॉइसेस ओड टू यू, जिसमें ड्राफ्ट इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं, अवेटिंग पेमेंट्स जो हमें पेमेंट्स आनी है, और 6 ओवरड्यू जो हमें डेट गुजर चुकी है लेकिन क्लाइंट्स ने हमने पैसे नहीं दिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड में डिटेल आ रही है। और अगर यहाँ पे हम क्लिक करें न्यू सेल्स इनवॉइस पे, तो हम यहाँ से इनवॉइस पे जा सकते हैं जहाँ से हम न्यू इनवॉइस को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ये फील्ड्स कुछ देख लें, आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अकाउंट और ये टैक्स, आज हम इसको बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम बिज़नेस में जाएं और यहाँ पे हमारे पास ये इनवॉइसेस का सेगमेंट आ रहा है। ठीक है, हम इनवॉइसेस पे क्लिक कर दें। एक्चुअली ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि वो डैशबोर्ड के थ्रू ही हम इनवॉइसेस पे मूव कर जाते होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास न्यू इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास ये अभी डैशबोर्ड ओपन होगा और ये बिल्कुल वैसे ही सॉरी मैंने डैशबोर्ड का है, ये इनवॉइस की विंडो हमारे पास ओपन होगी और ये सेम वैसे ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारे पास मेथड ये होता है, हम बिज़नेस में ही रहते हुए ये सेल्स ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। पहले तो मुझे आपको यही ही बताना है और इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू इनवॉइस लेके आ सकते हैं, स्टेटमेंट सेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनवॉइसेस का डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम देख रहे होंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 2 ड्राफ्ट इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं। समझिएगा ये ड्राफ्ट इनवॉइसेस का क्या मतलब है। कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अकाउंटेंट रखा हुआ है, आपको, मुझे अकाउंटेंट रखा हुआ है अपना कि भाई मेरे बिहाफ पे आप बुक कीपिंग करें। तो मैंने जनाब ड्राफ्ट इनवॉइस बना दी। अभी मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है कि मैं उसको अप्रूव कर सकूं। अनटिल एंड अनलेस जो ड्राफ्ट इनवॉइस है वो अप्रूव नहीं होगी तो वो इनवॉइस जो लाइक एक मेन इनवॉइस है या प्रॉपर इनवॉइस है वो नहीं बन सकेगी, वो ड्राफ्ट में ही रहेगी। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है और दूसरा ऑप्शन भी ये भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकती हैं जो कि ड्राफ्ट इनवॉइस में करना होगी अकाउंटेंट ने। तो ये 2 ही रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अप्रूवल हो जाए, अवेटिंग अप्रूवल, ये अप्रूवल में आ गई, क्लियर। ठीक है, तो हम अपने क्लाइंट को भेज देंगे और उसका जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। अवेटिंग अप्रूवल्स का आपको आइडिया हो गया। अवेटिंग पेमेंट्स, अच्छा 14 इन्वॉइसेस ऐसी हैं जिनकी पेमेंट्स हमको अभी रिसीव होनी है, समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई और 6 ऐसी इन्वॉइस हैं जिनकी पेमेंट हमें रिसीव अभी नहीं हुई। ठीक है, बल्कि उनका जो डे ड्यूरेशन है, जितना हमने उनको टाइम दिया हुआ है कि भाई आपने 15 दिन में पे करना है, तो उनको ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है। और ये जो हमारे पास ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये हमारे टॉप क्लाइंट्स हैं। जी फॉर एग्जांपल ये जो रेड में नज़र आ रहा है कि रेड का मतलब ये है कि ये ओवरड्यू वाले मेन क्लाइंट्स हैं जिनकी तरफ से हमें पेमेंट आनी है। समझ रहे हैं ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कस्टमर ओइंग द मोस्ट, ये तो हमारे पास लिस्ट आ रही है ना। यहाँ पे हम पाई चार्ट को भी देख सकते हैं। जैसे ही आप पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, आपके पास ये थोड़ी सी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसको समझिए, अगस्त के महीने तक हमारे पास ये डिटेल्स आ रही हैं और फ्यूचर में आने वाली जो पेमेंट्स हैं उनकी ये डिटेल्स आ रही हैं। मे बी आपके पास ये व्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। सेटिंग्स में जब भी आप रीसेट करते हैं पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ थोड़ा सा डिफरेंट डेटा हो, मेरी तरफ डिफरेंट हो, बट कॉन्सेप्ट और रिमेन्स ऑलवेज द सेम। ठीक है, यहाँ पे कोटेशंस आ रही हैं, इनको भी हम देखेंगे। अभी फर्दर इनवॉइस की तरफ मूव करने से पहले फॉर एग्जांपल हम अवेटिंग पेमेंट्स पे चले जाते हैं। ये इनवॉइस की हमारे पास इनकी लिस्ट आ जाएगी और इनमें से हम किसी एक को देखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये बूम एफएम है, इसी को हम निकाल लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है ना। ऑल राइट, थोड़ा सा वेट करते हैं और ये देखें
जब तक अभी हम टैक्स को पहले डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस इनवॉइस पे लेके आने का मकसद यही था कि हमें जो टैक्सेशन का ये देखें, अकाउंट सेल्स टैक्स 20% वैट ऑन इनकम, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा इनवॉइसेस का तरीकाकार होगा, हमारा ये बड़ा बेहतरीन तरीके से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जी वैल्यू एडेड टैक्स। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं आएगी। एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स, आपको पता है कि इनवॉइसेस में हम क्या करते हैं, हमने एक जो हमारा क्लाइंट है या कस्टमर्स है उनसे हमने चार्ज करना होता है। ठीक है, हम पहले ये डिस्कस करेंगे ये वैट होता क्या है, ये वैट कौन कलेक्ट करता है। ये आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जो वैट रेट्स हैं ये किस तरह से देखा जा सकता है इनको, वैट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वैट रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे और नुकसानात को किस तरह से देखा जा सकता है, फिर ज़ीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट वैट। ठीक है ना, तो इनको हम बड़ा डिटेल में देखेंगे। कहीं भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपका एक एक पॉइंट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए जी, वैट क्या है, आप ये ऐसे ही समझें कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे टैक्स देते हैं, आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। भाई ये जो वैट है ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एंड यूज़र पे करता है। किसको पे करता है, वो पे करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो बाय कर रहा होता है चीज़ें। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एंड यूज़र पे करता है जब भी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज़ कर रहा होता है। वैट की समझ आ गई, क्लियर हो गया। अभी वैट कलेक्ट कौन करता है इसको देख लेते हैं। अच्छा, वैट पहले ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करूं, मे भी आपको परेशानी हो रही हो। अच्छा ये देखें जी, वैट जो है फॉलोइंग, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सोल ट्रेडर्स, कोई इंडिविजुअल है सोल ट्रेडर है वो वैट कलेक्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म है वो कर सकती है, लिमिटेड कंपनी है वो कर सकती है, LLPs आप इसे कह सकते हैं, जो कंपनी है वो वैट कलेक्ट कर सकती है। अच्छा, ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो तीन ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये एंड यूज़र से वैट टैक्स कलेक्ट करेंगे और अथॉरिटीज़ को सबमिट करवा देंगे। और ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ये भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है, और जिस अथॉरिटी को जमा करवाएंगे वो है HMRC। ठीक है, रेवेन्यू एंड कलेक्शन, इस तरह से कुछ इसका है जी। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको ज़रा एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, चीज़ें सेल की 1200 GBP की। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की 1200 पाउंड की उन्होंने ये चीज़ें फॉर एग्जांपल गुड्स है वो सेल कर दी। इसकी जो सेल प्राइस है फॉर एग्जांपल वो 1000 है और इसमें जो वैट अमाउंट है वो है 200। अभी ये जो 200 है ना वैट अमाउंट, ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जिसको वो चीज़ें बेच रही है। ठीक है, कलेक्ट करके तो ये पे किया जाएगा HMRC को, और ये कौन पे करेगा, बिज़नेस। और बिज़नेस में क्या हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप, LLPs। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं। ये शीट आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी हम वैल्यू एडेड टैक्सेस की बात कर लेते हैं। इसको फर्दर मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ। ये यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरीज मैंने बनाई हैं सिंपल रखने के लिए। सबसे पहले है जी स्टैंडर्ड रेट। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 20%। इसीलिए आपने इन्वॉइसेस में देखा कि वहाँ पे जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वो 20% आ रहा है। गुड्स या सर्विसेज पे 20% वैल्यू एडेड टैक्स जो बिजनेसेस हैं वो चार्ज करेंगे। रिड्यूस रेट, अच्छा रिड्यूस रेट्स भी होते हैं जहाँ पे 20% नहीं होता और वहाँ पे कम रेट होता है। फॉर एग्जांपल 5% है फ्यूल एंड पावर के सेगमेंट में। ठीक है, और इनको जो हॉस्पिटल की सर्विसेज है ना, हॉस्पिटल सेक्टर है, इनको भी रिड्यूस रेट में ही रखा गया है। कोविड एंड ऑल दैट, इसकी वजह से उन्होंने लॉ बनाया कि चलें ठीक है जी, अभी हम रिड्यूस रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, अभी हम ज़ीरो रेटेड की बात कर लेते हैं। अच्छा, ज़ीरो रेटेड टैक्स है, मल्टीप्लाई होगा आंसर इसका, चाहे आगे टैक्स नहीं बनेगा, बट इसकी आगे इम्प्लीकेशंस होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। फूड्स पे, बुक्स पे, चिल्ड्रन क्लॉथिंग्स, इन जैसी चीज़ों पे
ज़ीरो रेटेड टैक्स होगा। आगे एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पशन में कोई टैक्स नहीं होता, ज़ीरो रेटेड भी नहीं होती और नॉर्मल टैक्स या रिड्यूस टैक्स भी नहीं होता। ये बेटिंग हो गई, गेम्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये वाला जो सेक्टर है इसके ऊपर एग्जाम्पशन दी हुई है। ये ज़रा आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये आपको आगे काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे हमारा ये पॉइंट, अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं और इन तीनों को ज़रा हम दोबारा से देख लें। कौन कौन सा डिस्कस कर लिया हमने। व्हाट इज़ वैट, ये टैक्स है जो कि आम बंदा पे करता है। कौन कलेक्ट करता है, बिजनेसेस कलेक्ट करते हैं, जिनमें सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप्स, LLPs आ जाती हैं। अच्छा, वैट रेट्स वो हमने देख लिया, कौन कौन से थे, स्टैंडर्ड, रिड्यूस्ड, ज़ीरो एंड एग्जाम्प्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अभी तक देखें, ज़बानी याद भी हो गया हमें। ये मैंने ओपन कर लिया दूसरे वाला। अभी हम वैट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ें। अगर टर्नओवर या सेल्स की बात की जाए 12 महीने में, पिछले 12 रोलिंग पीरियड में, 12 महीने के रोलिंग पीरियड में अगर वो 85,000 पाउंड से बढ़ जाए तो भाई फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, और रजिस्ट्रेशन भी 30 डेज़ के अंदर करवाना होगी, अदरवाइज़ क्या होगा, पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, ये जनवरी 23 से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर 23 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आप ये देखें कि जो टोटल बन रहा है यहाँ पे सेल्स, इसको ज़रा मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये जो नहीं कलर मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। हाँ, ये देखें, ये वाला अभी जो बन रहा है, ये देखिए, ये बन रहा है जी 83,480। क्या ये फॉल करता है जी 85,000 वाली कैटेगरी में? नहीं करता। तो अभी इनके ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये अपने आप को वैट में रजिस्टर करवाएं। कोई भी, फॉर एग्जांपल तीनों कैटेगरीज में आ सकती है। इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं। आगे हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये फेब का देखें 4, 5, 7, 8 है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फेब से, और फेब के बाद ये जो 12वां महीना है इसका वो है जनवरी 24। यहाँ पर दिसंबर 23 था ना, तो एक महीना यहाँ पे ये ऐड हुआ है। ठीक है, ये ऐड हुआ है एक महीना। अगर इसको ऐड करने के बाद हम देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास अमाउंट आ रही है, विच इज़ 87,480। तो क्या बन रहा है जी, 85,000 से ये ज़्यादा अमाउंट बन रही है। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई 85,000 से ज़्यादा अमाउंट बन रही है, तो यहाँ पे वैट में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करते जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई बिज़नेस है, उसका टर्नओवर 85,000 से कम है, तो क्या वो अपने आप को वैट में रजिस्टर करवा सकता है? करवा सकता है, लेकिन अपने आप क्या कहते हैं इसमें, कि जब तक वो रिक्वायरमेंट ना बढ़े, आप क्यों अपने गलत रिक्वायरमेंट डालते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। वैट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को देखा, अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। अच्छा, सिनेरियो 1 है हमारे पास कि कोई वैट रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, ठीक है, और जो रेवेन्यू है वो 85,000 से कम है पिछले 12 महीने रोलिंग पीरियड में। तो इसको एग्जांपल से आपने ये लेना है कि पहले जो बिज़नेस है उसने परचेजेस की, ये समझिए बिज़नेस है, उसने ये परचेजेस की, एंड देन उस बिज़नेस ने किसी क्लाइंट को ये सेल कर दी। किस तरह प्रॉफिट्स होंगे, वैट की क्या कैलकुलेशन होगी, उसको हम देखेंगे। अच्छा, बिज़नेस ने सबसे पहले जनाब कॉस्ट पे चीज़ें ख़रीदी, 70 रुपीज़ की कॉस्ट आई। उसके ऊपर ये देखें, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है 20% का, 20% वैट बनता है और 84 उसके पाउंड GBP बन गए टोटल जो उसने पे कर दिया अपनी परचेजेस को लेके। परचेजेस कर ली उसने 84 की, ठीक है। अभी उसने यही सारी की सारी चीज़ें 150 की पे कर दी, और सॉरी सेल कर दी। किसको कर दी? क्लाइंट को कर दी, एंड यूज़र को कर दी, लेकिन वैट कोई चार्ज नहीं किया। क्लाइंट ने कितने पे किए? 150। अभी यहाँ पे देखें, बिज़नेस ने वैट पहले पे किया है, और जिस क्लाइंट को वो सेल्स कर रहा है उससे वैट कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्या यहाँ पे HMRC को कोई पेमेंट बनती है? नहीं बनती। HMRC जो है रेगुलेशन आप कह लें, उसको पेमेंट तब बनती जब जो बिज़नेस है अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से वैट कलेक्ट कर रहा होता। रिक्वायरमेंट नहीं बनती, उसने कलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है। अभी हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे बना। भाई ये रेवेन्यू है उसका 150, ये सेल्स हुई है उसकी, और टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी 84। ठीक है ना, ये एडजस्ट भी नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, ये जो वैट है 20%, ये एडजस्ट भी नहीं हो सकता, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो टोटल उसका प्रॉफिट बन गया 66, 84 की उसने ख़रीदी, 150 की बेच दी। अभी हम दूसरे सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, इसमें फर्दर हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट है जी हमारा सिनेरियो 2, जिसमें वैट की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वैट रजिस्टर्ड हो चुका। अभी क्या किया कि जो बिज़नेस है उसने परचेजेस की, 70 रुपये की कॉस्ट आई, 14 रुपये बना वैट, 84 की उसने पे कर दिया। ठीक है, ये समझिएगा, ये उसने वैट क्या कर दिया, ये वाला मैं इसको ज़रा हाईलाइट करूं, ये वाला देखिएगा ज़रा, ये उसने वैट पे किया है बिज़नेस ने। टोटल उसकी टोटल कितना बना 84, और उसने ये वाली जो सेल्स की हैं वो की हैं 150 की। ये उसका सेल्स हुई 150 की, वैट उसने लगाया उसके ऊपर, F2 करें यहाँ पे तो मैंने 20% यहाँ पे लगाया हुआ है, 30 बना, और कस्टमर ने कितना पे किया 180। पेड बाय कस्टमर कितना है 180, यहाँ पे कितना था 150। अभी क्या बनेगा कि ये जो अभी वैट है 30%, इसको ज़रा मैं और कलर करूँ, ये जो वैट है 30%, अभी उसने HMRC को या रेगुलेशंस को कितना पे करना है। उसने देखें ये क्लाइंट से लिया, और उसने पहले कितना पे किया था, ये 14, जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ पे यही मैंने किया हुआ है नीचे, पे एबल टू HMRC 16, F2 करेंगे तो ये आ रहा है कि देखें फॉर एग्जांपल 30 में से 30 हमने क्लाइंट से लिया, 14 हमने पे किया हुआ था। जो हमने पे किया वो हम लेस कर देंगे, जो क्लाइंट से लिया नेट ऑफ बनता है वो हम HMRC को पे कर देंगे, जो कलेक्ट किया हमने रेगुलेशन की बेसिस अथॉरिटीज़ की बिहाफ पे। अभी हमारा प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना बना था, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना बना था, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बना था एक्चुअली 66, और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट बना, हमने रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस कर दिया तो हमारे पास ये 80 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अंडरस्टैंडिंग हुई, क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। चले अभी हम सिनेरियो 3 की तरफ जाते हैं। सिनेरियो 3 मैंने इस तरह से डेवलप किया है कि आपने ये समझना है कि यहाँ पे क्लाइंट पे कर रहा है जी ऊपर सिनेरियो 1 में 150 और सिनेरियो 2 में 180। तो भाई जो क्लाइंट है वो क्यों हमसे चीज़ें ख़रीदे अगर उसको 150 रुपये की पड़ रही है। उसने तो नहीं ये देखना कि भाई मुझे 30 रुपये टैक्स में दूँ या ना, उसने तो पैसे बचाने हैं ना, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। तो फिर यहाँ पे हम तीसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं कि भाई ठीक है 70 रुपये हमें कॉस्ट पड़ी, 14 हमने टैक्स दिया, 84 हो गया हमारा टोटल। अभी हमने ये किया कि हम इनवॉइस करेंगे 150 की, कि क्लाइंट को 180 ना देना पड़े, हम 150 में ही इंक्लूसिव कर देते हैं। मतलब ये 150 इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, F2 करें कि ये जो 150 है ये 120% बनता है, तो इसका 100% निकाल दो, और ये वैल्यू एडेड टैक्स है तो ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 150 डिवाइड बाई 120 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो HMRC को हम पे करने वाले हैं वो है जी 25 हम ले रहे हैं क्लाइंट से, और 14 जो है वो हमने पे किया हुआ है, तो इसका डिफरेंस हम पे करेंगे, और हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो आप कह लें कि 55 है। ये एक बेसिक एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमने लिया ताकि हम चीज़ों को बड़ा बेहतर तरीके से लिंक कर पाएँ। अभी मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करूँ कि ये तीनों सिनेरियोज हमारे पास एक ही, ये थोड़ा सा एक ये, अभी आप देखें क्लियर हो रहा है, यहाँ पे 150 पे किया जा रहा है, 180 और 150, और डिफरेंट आप यहाँ पे प्रॉफिट्स भी देख रहे हैं, जो हमने पेमेंट्स करनी है, जहाँ पे नहीं करनी है आप उनको भी देख रहे हैं। अच्छा एक और बात है,
क्या हर बिज़नेस को ही वैट में रजिस्टर होना ज़रूरी है? यहाँ पे नेचर ऑफ बिज़नेस का भी एक बड़ा अहम रोल होता है। देखें जी, अगर तो जो गुड्स हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल की जा रही हैं, ठीक है, और जो बिज़नेस का स्केल है वो भी काफ़ी छोटा सा है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है वैट रजिस्टर करवाने की, ठीक है। और अगर वैट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तब जब आप जो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो लार्ज स्केल पे, और ख़ास तौर पे आप भी बिजनेसेस को कर रहे हो, जो कंज्यूमर है वो आपकी एंड ना हो, वो एक्चुअली जो आपके कंज्यूमर है वो बिजनेसेस हो, जनरल पब्लिक ना हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अभी हम ज़ीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट को डिस्कस कर लेते हैं जी। इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा आप। आपको याद है यहाँ पे हमने ये एडजस्टमेंट की है, 25 हमने कस्टमर से लिया, 14 हमने दिया हुआ था, और इसका जो नेट था वो हमने पे करना है, ठीक है। अभी समझते हैं कि ये ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट वैल्यू एडेड टैक्स क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। इस पहले हम ज़ीरो रेटेड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेल की, और ज़ीरो रेटेड के लिए जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ये फॉर एग्जांपल इसकी बात करें हम, ज़ीरो रेटेड में फॉर एग्जांपल कोई चिल्ड्रन की क्लॉथिंग्स है, ठीक है, या फूड की आइटम्स हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, कोई डेयरी फॉर्म है या कोई इस तरह की कोई बात है, हमने सेल्स की, कोई टैक्स नहीं लगाया, ज़ीरो टैक्स लगाया, ठीक है। हमने सेल्स की 1,00,000 GBP की, कोई टैक्स नहीं लगाया क्योंकि वो ज़ीरो रेटेड में फॉल करता है। लेकिन समझिएगा, यहाँ पे मैंने 1,00,000 लिख दी है, आप मिसाल लगा लें कि लेट्स से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट के 30,000, और यहाँ पे इस 30,000 का हमने फॉर एग्जांपल 0.2, ठीक है, हमने परचेजेस की थी 30,000 रुपये की, और उसके ऊपर एक बिज़नेस है उसने परचेजेस की 30,000 की, और उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स दे दिया 6,000 का, टोटल उसको कितना देना पड़ा? 36,000, ठीक है। अभी अगर तो वो ज़ीरो रेटेड में आता है ना, तो भाई ये जो उसने 6,000 टैक्स दिया है ना, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये क्लेम हो जाएगा। समझ आई बात? समझ आई? देखिए ज़रा यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मिसाल के तौर पे ये ज़ीरो रेटेड थी, ये वाली ज़ीरो रेटेड थी। फॉर एग्जांपल सिनेरियो 2 में हमने जो भी सेल की ये ज़ीरो रेटेड थी, तो भाई हमने यहाँ पे ज़ीरो टैक्स लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये ज़ीरो रेटेड बनता है। ये देख लें, ये जो 14 हमने टैक्स दिया है ना, ये HMRC से अभी माइनस हो गया। क्या मतलब? हमने इनसे लेना है, तो कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी करें। क्लियर हो गया? अगर ज़ीरो रेटेड होगी तो जो हम टैक्स दिया है हमने परचेजेस पे हमारे बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन ने, वो हम अथॉरिटी से क्लेम बैक करेंगे, ठीक है, जब वो एडजस्ट होगा फ्यूचर में जो भी है। एग्जाम्पशन की बात कर लेते हैं जी। अगर यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिखा है, सॉरी, मैं इसको एग्जाम्प्ट में कोई परसेंटेज नहीं लगती, ये ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पशन और ज़ीरो रेटेड में फ़र्क है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, टैक्स ज़ीरो बनेगा, दोनों का जवाब तो ज़ीरो आएगा। लेकिन एग्जाम्पशन में और ज़ीरो रेटेड में फ़र्क ये है कि जब आप सेल कर रहे होंगे, और यहीं पे मैं एग्जांपल दोबारा यही लेता हूँ, 30,000 वाली इज़ इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है, सॉरी 0.3 था करना, 0.2 करना था। अच्छा, एग्जाम्प्ट में क्या है कि आप बिज़नेस ने परचेजेस की 30,000 की, और उसने टैक्स भी दिया 6,000 रुपये का, और सॉरी 6,000 GBP का। तो जब वो कैलकुलेट करेगा कि भाई ठीक है मैंने सेल्स भी की, यहाँ पे कोई ज़ीरो, यहाँ पे एग्जाम्प्ट था तो हमने कोई टैक्स चार्ज नहीं किया, लेकिन हमने तो टैक्स दिया हुआ है भाई, अगर वो एग्जाम्पशन में आता है तो भाई कोई क्लेम नहीं होगा, आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट वैट में डिफरेंस था। ये आपको क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई है? ये अभी देखें जी, मैं आपको बता दूं कि ये 5-6 पॉइंट हमने एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नंबर 1 के वैट है क्या, कौन वैट कलेक्ट करता है। नंबर 3 पे वैट के रेट्स क्या हैं, वैट की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वैट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ज़ीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट में क्या फ़र्क है।
तो यहाँ पे ये जो प्लस प्लस आप साइन देख रहे हैं, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सामने सारी समरी ओपन होके आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप डाइजेस्ट कर लें, इनको आप अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हम अभी नेक्स्ट क्लास से, अभी प्रैक्टिकल तो हमने अपने स्टार्ट कर दिया है, हमें इन्वॉइसेस बनाना स्टार्ट कर दें, फिर साथ साथ हमारी असाइनमेंट्स भी चलती रहेंगी और सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी होती रहेगी। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये ट्रेनिंग अच्छी जा रही होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।